नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज से हम लोग हिंदी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे एसटेट 2024 कह सकते हैं, D++ की जो टीएसडी पीएचडी हिंदी की वैकेंसी है उसके लिए कह सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ टीएसडी हिंदी के लिए। तो लगभग हर एग्ज़ाम के सिलेबस में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास टॉपिक दिया होता है, इम्पोर्टेंट भी है। तो आज की क्लास हम इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं फिर। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। तो भाषा को नदी की धार की तरह माना जाता है, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको बांधा नहीं जा सकता। तो भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है, वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई उसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। कौन? भाषा। ठीक है, तो मतलब भाषा को रोका नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। ध्यान रखना, उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है कि उसको रोका नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। तो आपको पता ही है कि हर काल की अलग भाषा है। ठीक है, संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत हो गई, जिसका व्यवहार हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने और कवियों ने समय समय पर किया है। संस्कृत भाषा का व्यवहार, इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो संस्कृत का सबसे प्राचीनतम रूप कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो संस्कृत के और नाम क्या है? आर्य भाषा, देव भाषा। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो कितनी पुरानी भाषा है ये संस्कृत? 3500 वर्ष। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी को आर्य भाषा की, देव भाषा की उत्तराधिकारिणी माना गया है, जिसकी उत्पत्ति की कथा आज हम पढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। कितना पुराना इतिहास है? 3500 वर्षों का। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। इस काल को ध्यान से देखना है, कब से कब तक कौन सा काल है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से, ध्यान रखना है, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की जो अवधि थी उस काल को कहा गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से। तो 500 ईसा पूर्व तक क्या था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। और इसी 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी तक, जब सन शुरू हो गया तब तक ध्यान देना है। ठीक है, 1000 ईस्वी तक हो गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। उसके बाद आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक जो चल रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल में क्या हुआ? चारों वेद, ठीक है, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। तो वेद किस संस्कृत में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। ठीक है, इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। भाषा का सबसे पुराना जो रूप है ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। ध्यान देना है, ये भी प्रश्न बनेगा कि भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे। कहाँ? जो आर्य थे पंजाब के आसपास जब निवास करते थे। ठीक है,
फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह से वे पूर्व की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का जो क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की नहीं है, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की भाषा थी। ठीक है। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में हुआ है। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में हुआ है और इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामायण या फिर महाभारत की रचना किस संस्कृत में हुई? लौकिक संस्कृत में। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। पाणिनि ने विदेशी विद्वानों जैसे हार्नली, ग्रियर्सन तथा वेबर ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना है। तो जो लौकिक भाषा थी, साहित्यिक भाषा थी, बोलचाल की भाषा नहीं थी। किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुणे ने इस मत का खंडन किया है। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। जो साहित्य की भाषा होती है, जो बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा को हम बोली कह सकते हैं, बोली से थोड़ी अलग होती है, भिन्न होती है। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी। अगर भिन्न थी तो दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती, क्योंकि भाषा का ही विगड़ा रूप बोली कह सकते हैं। तो जो शिष्ट भाषा होती है बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती, बिल्कुल भिन्न नहीं कह सकते हम, थोड़ी दूर कह सकते हैं, थोड़ी अलग कह सकते हैं। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषताएं हैं। तो जो प्रथम काल की आर्य भाषा थी, वैदिक संस्कृत हम कह सकते हैं, उसकी कुछ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कह सकते हैं, उसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं से भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान देना है। भाषा योगात्मक थी। तो भाषा की विशेषता क्या थी? योगात्मक थी। पहली विशेषता हो गई, भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातुओं का अर्थ प्राय सुरक्षित था। ठीक है। तीसरा है, भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। चौथा है, भाषा संगीतात्मक थी। 3 लिंग और 3 इसमें वचन थे, याद रखना है। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। हम कह सकते हैं कि जो प्रथम काल की भाषा थी उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता थी। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का उपयोग होने लगा था। ठीक है। फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर नई भाषा की सृष्टि एवं विकास करती रही है। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसे क्या कहा गया? प्राकृत भाषा कहा गया, दूसरे काल की भाषा को। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी ना, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास प्राकृत में हुआ। ठीक है। उस काल में यह प्राकृत 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। जो प्राकृत भाषा थी फिर 3 अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। प्रथम अवस्था का काल पूछा जाए 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन के शुरू तक मतलब 1 ईस्वी तक। ठीक है। प्रथम अवस्था 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन के आरंभ तक पाली और शिलालेखी प्रकृत सामने आई। दूसरी अवस्था में ईसवी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक। ठीक है। ईसवी सन का शुरुआत हो गया 1 से जैसे शुरू होके 500 ईस्वी तक अनेक प्रकार की प्रकृतों का। और फिर तीसरी अवस्था में क्या होता है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का विकास होता है। ठीक है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा। तो पाली से प्रश्न क्या बनेगा कि ये भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। सबसे पुरानी प्राकृत भी पाली को कहा जाता है और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध ने और उनके अनुयायियों ने
जनसाधारण को उपदेश दिए थे। इस भाषा में भगवान बुद्ध जी ने और उनके ही अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। ठीक है। सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। तो श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान हैं। ठीक है, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। तो पाली में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र से संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। ठीक है, सामान्य यह मत यह है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, स्वभावतः वह प्राकृत कहलाई। ठीक है, जो साहित्यिक भाषा थी वो लौकिक वैदिक हो गई और जो आम जनता की जो भाषा थी वो क्या कहलाई? प्राकृत। जिसमें क्या विशेषताएं थी? जो असंस्कृत थी, बोलचाल की भाषा थी, जो पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी। ठीक है, भाषा विज्ञान ने प्राकृत के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। पहला हो गया शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। शौरसेनी प्राकृत मथुरा या शूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य देश की प्रमुख भाषा। तो मध्य देश की प्रमुख भाषा कौन सी हो गई? शौरसेनी प्राकृत। ठीक है, जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। मध्य देश संस्कृत का मुख्य केंद्र था। बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा। तो क्या कश्मीर के आसपास की भाषा क्या कहलाई? पैशाची प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ है। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच का है। यह प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। इस भाषा का प्रयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ। ठीक है, मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित थी। 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा नए युग में प्रवेश करती है। तो 1000 ईस्वी से अब तक नया युग, आधुनिक काल की भाषाएं आ गई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश में हुआ। ठीक है, जब बर्रुचि जैसे प्रकृत के व्याकरणों ने प्राकृत को व्याकरण के सांचे में डाल दिया। लोकभाषा अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह वस्तुतः पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा की विजय थी, जो अपभ्रंशों में फलवती हुई। अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित हैं। ग्रामीण भाषा कह सकते हैं, देशी भाषा, देश भाषा, अपभ्रंश, अवहंस। ठीक है, ये नाम सारे अपभ्रंश के हैं, ध्यान रखना है। अपभ्रंश, अवहंस, अवहत्थ, अवहट, अभट, अवहट्ट आदि। अपभ्रंश का अर्थ ही है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, भ्रष्ट। ये नाम पंडितों द्वारा दिए गए थे। तो अपभ्रंश को क्या क्या कहा गया? बिगड़ा हुआ रूप, गिरा हुआ, भ्रष्ट। ठीक है, जिन्हें लोक भाषा सदा इसी रूप में दिखाई पड़ती रही। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। तो अपभ्रंश काल की जो अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी हो गई, बांग्ला हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई और उड़िया हो गई की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इन्हीं अपभ्रंशों से ही तो हुई है। ठीक है, एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं को आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भाषाओं, भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अब रेगुलर क्लास आती रहेगी, तैयारी हम करते रहेंगे। ठीक है, प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में हुआ है। इस पर अन्य रूपों का प्रभाव भी पड़ा है।
हिंदी का जन्म भी इसी मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ है। तो हिंदी का जो जन्म है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 वेद प्रचलित है, माने जाते हैं। ध्यान रखना है, अपभ्रंश के 7 वेद जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार की अपभ्रंश इस प्रकार हैं, ठीक है। और किस अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास हुआ वो भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले शौरसैनी अपभ्रंश। तो प्रश्न आता है हिंदी का जो विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। फिर पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी हो गई। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी हो गई। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली हो गई। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी हो गई। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की आगे जो बोलियां हैं अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी है। फिर मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ठीक है। तो आगे इनकी जो उपबोलियां हैं उनको भी उपभाषाओं की जो 18 बोलियां हैं हमारी इनके अंतर्गत आती हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई शौरसैनी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ब्रजभाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, कन्नौजी हो गई, बांगरू हो गई, बुंदेली हो गई, ठीक है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, ये किसके अंतर्गत हो गई? पश्चिमी हिंदी के। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गई अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से मतलब एक प्रश्न आ ही जाता है कि किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, किस उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आती है राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा की अगर हम बात करें तो उसमें मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी आ जाती है। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी आ जाती है। बिहारी उपभाषा में मैथिली, मगही और भोजपुरी आ जाती है, ठीक है। और एक होती है पहाड़ी उपभाषा, तो उसमें क्या आ जाएगी? पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भी आ जाती है। ये कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली भी आ जाती है, ठीक है। तो ये अच्छे से उपभाषा उनकी बोलियां ध्यान रखनी है। यहाँ से एक प्रश्न आना लाजमी है। अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। स्वरों का अनुनासिक रूप संस्कृत, पाली और प्रकृत जैसा ही था। स्वरों का जो अनुनासिक रूप था वो कैसा था? संस्कृत, पाली और प्रकृत जैसा था। कुछ बातों में समानताएं रहते हुए भी अपभ्रंश संस्कृत और प्रकृत से बहुत दूर चली गई और प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं के काफ़ी नज़दीक चली आई। भाषा अधिक सरल हो गई। संस्कृत, पाली तथा प्रकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, किंतु अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक हो गई। तो ये भी पॉइंट नोट करना है, अपभ्रंश कैसी है? वियोगात्मक भाषा हो गई। संज्ञा सर्वनाम से संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियां साथ लगती थी, किंतु अपभ्रंश में अलग से लगने लगी, ठीक है। हिंदी में अपभ्रंश की ये सारी प्रवृत्तियां चली आई हैं। नपुंसकलिंग प्राय समाप्त हो गया, तद्भवों की संख्या बढ़ गई। तो अपभ्रंश की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहाँ तक की है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने पढ़ लिए, बाद में जो चीज़ें रह गई उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्योंकि याद करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उपबोलियाँ भी याद करनी है, उपभाषाएं भी याद करनी है और कैसे कैसे विकास हुआ उनके काल भी याद करने हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।